जब हम नीति की बात करते हैं तो अक्सर कागज और बैठकें दिखाई देती हैं, लेकिन नीति की असली तस्वीर गांव की गलियों में दिखाई देती है, जहां हर सुबह की शुरुआत पानी से होती है, जहां एक बाल्टी पानी जीवन की पूरी दिनचर्या तय करता है। गांवों में सुरक्षित जल आपूर्ति का अर्थ है महिलाओं के श्रम में कमी, बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति, बीमारियों में गिरावट। जब पानी पास में उपलब्ध होता है तो समय बचता है, और जब पानी शुद्ध होता है तो स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। शहरों में बनी योजनाएं गांवों तक प्रभाव डालती है। यदि क्लोरिनेशन प्रणाली मजबूत है, यदि वितरण नेटवर्क व्यवस्थित है, तो उसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। यह एक जुड़ी हुई श्रृंखला है, स्रोत से लेकर घर तक। सुरक्षित पानी सिर्फ सुविधा नहीं, यह गरिमा है, यह समानता है, यह सामाजिक न्याय है। आज तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। सेफ कैटेगरी में आने की बात करें तो ये पानी पीने योग्य भी है। सिंचाई इस फीट तक पानी नीचे चला जाता है। इस लिहाज से भी अगर पानी की बात करें तो पूरे भागलपुर की अगर बात करें, अभी एक सामान्य बातचीत में निकल के आया ना कि में 2-3 जल जीवन हरियाली जब से सरकार की योजना आई है, जूनियर इंजीनियर भी आए हैं, तो ये दोनों तरीके से हम लोग आपस में जुड़ के आगे का योजना बनाएंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम आज जो सीखे हैं फील्ड में उतार सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। और जैसे हम बताएं कि जब जमीनी कहानियां जो हम लोग अभी तक किए हैं, जो एक सफल वाटर रेट भागलपुर में तय की है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बैंक का नाम सुने होंगे, उसके रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे, उसके रिपोर्ट के बारे में जब जानेंगे तो उसमें ये बताया गया था कि 16 हमारे यहाँ जैसे कुछ जगह पर क्लोरीनेटर लगा हुआ है फिर भी वो फंक्शनल नहीं है, कुछ जगह पर लगा ही नहीं है। तो ये भी चीजें हैं। और बीआईएस जो मानक है, पूरी दुनिया में 3% पानी लोग सिर्फ पीने के लायक। और जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और हम लोग नदियों के पानी को सीधे समुद्र में मिलने के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जितना मीठा पानी आ रहा है सब खारा बनता जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि समुद्र की का लेवल जो है ऊंचाई बढ़ रही है, ये समस्या आ रही है। तो ऐसा समय आएगा जब हमारे पास पीने का पानी नहीं है। आप सबको सुनकर खुशी तो नहीं होगी कि दरभंगा जिसको बाढ़ग्रस्त माना जाता है, सीतामढ़ी जिसको बाढ़ग्रस्त माना जाता है, वहाँ पानी का संकट शुरू होता है। आपके भागलपुर में चापाकल का पानी छूटना आम बात होगा, लेकिन सीतामढ़ी के लोग का चापाकल खराब हो जाए, दरभंगा में लोग का चापाकल गर्मी में नहीं काम करे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इस पानी को प्राप्त करने में अभी बताया बिहार सरकार ने पिछले 5 सालों में 15 से लेकर 20 तक 20,000 करोड़ की योजनाएं की पूरे बिहार के। बिहार की क्या कहते हैं, पॉलिसी डाले, नगर एवं आवास विभाग ने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी, हमारा काम बस इतना ही है। हमारा काम है, आप सब लोग हनुमान की तरफ सर्वशक्तिमान है, लेकिन हनुमान जी को शाप मिला हुआ था, इसका इस्तेमाल कीजिए और लोगों का जीवन सुरक्षित कीजिए, यही मान। अगले आधे घंटे में मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके दिमाग में एक पूरे पानी की सफाई का प्रोसेस का एक खाका तैयार कर दें, जिससे आपको मोटा मोटी सब कुछ समझ में आने लगे कि पानी में क्या दोष होता है, उसको हम फर्स्ट हैंड में कैसे साफ सफाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारा जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। अब मान लीजिए पानी है, पानी को मैंने किसी सतह से गुजारना शुरू किया, उसका सरफेस जो शरीर है, सरफेस जिसको कहेंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और हवा के बीच में स्पर्श के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो ज़्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में डिसोल्यूशन होगा। तो ये सब सिंपल स्टेप्स है। एयरेशन, एयरेशन के बाद दूसरा स्टेप है सॉफ्टनिंग। सॉफ्ट जैसे हार्ड वाटर, हम लोग कहते हैं कि पानी खारा हार्ड वाटर है, उसको सॉफ्ट करना है। बहुत सारा तरीका है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग को बस सबसे पहले पानी को क्या करेंगे, एयरेशन का पानी आए या कोई पानी आए, वो नीचे ग्राउंड वाटर में जाते जाते साफ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लेयर है। पहला लेयर में बालू होगा, फिर नीचे पत्थर होगा, घिसते उसी मैकेनिज्म पे ये मेरा जो फिल्टर है, स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर, उसी मैकेनिज्म पे काम करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, पर इंजीनियर्ड वे है कि कम समय में ज़्यादा कैपेसिटी पानी को ऊपर से हम गिराए। अब वो बालू के लेयर से छन के नीचे गिरा, साफ पानी को हम हटा दिए, गंदे पानी को। वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 25 वहाँ 3 जगहों पे कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है और हमारे साथ 2 पंप ऑपरेटर लोग भी हैं। एक प्रफुल जी हैं बैकुंठपुर से, वार्ड नंबर 25 से, वार्ड नंबर 21 से हैं प्रवीण जी, और वार्ड नंबर 19 से वार्ड पार्षद महोदय भी हैं। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है और कोऑर्डिनेशन जो करता है, तो कुछ लोग चापाकल का ही उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल नहीं कर पाए और कहीं कहीं वो बोलता था कि गंदा है फला है। उसके बाद अगले साल से जब ये मतलब लगा इसमें कोऑर्डिनेशन होना शुरू हुआ, तो हम जिस समय शुरू होने शुरुआत की थे कहीं कुछ मात्रा ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम। इसमें जब उसका सुविधा मापते हुए हम चले तब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब तो जब पानी मिलते हैं सप्लाई के लिए बंद हो गई, मतलब उतना अच्छा होने लगा। कहीं ये नहीं, सभी लोग लगभग जो है नल का पानी का इस्तेमाल करने के पहले जा करके आप पेशाब कर लीजिए। ये रूल कहता है। पानी में पेशाब नहीं करना है, थूकना नहीं है, ये पुराने सारे नियम हैं। और जो पुराने जमाने में हाथ धोते, अब क्या है कि या चापाकल का उपयोग करते हैं या आप किसी चीज साबुन का उपयोग करते हैं, तो ये साबुन का पानी फिर से जाता है खेतों में और खेतों के बाद में वो परकोलेट करके नीचे जाता है। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर आता कहाँ से है, मतलब कि ये विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ग्राउंड वाटर, अगर मान लीजिए कि नदी के किनारे के गांव है, आप देखेंगे गंगा नदी के किनारे के गांव है कि वहां पर किस तरह से ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएट करता है बिटवीन द फ्लड टाइम से लेकर के और ये मतलब अभी जब गर्मी के मौसम में आपको जून जुलाई के महीने में, तो जो बारिश की पानी होती है उसका नीचे पानी जाता है और जो चीज हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो है वो ये सारी चीजें जो है ना हथिया नक्षत्र के पहले ही आ जाती है। और बारिश जब होती है, आपको 2-3 चीजें, एक चीज समझनी है कि जहां हमारा फेल्योर क्या है एज ए इंजीनियर्स। देखिए हमारा जो कैलेंडर है, वो जो कैलेंडर जो संवत यूज करते हैं उसमें 2 चीजें हैं। बाहर से लगता है कि वो लूनर सिस्टम है, चंद्रमा के कारण वो बना हुआ है क्योंकि वो पूर्णिमा और अमावस्या आता है। लेकिन हम लोग जो है वो कृषि पर आधारित सभ्यताएं हैं। ठीक है, 3-4 हजार साल की हमारी पुरानी चीजें अवेलेबल है, जो डेटा, इतनी चीजें 4000 साल के, तो हम जानते हैं कि 4000 साल तक की चीजें थी। तो हम खेती कराते हैं, तो खेती जो है वो सीजन के अनुसार होती है और सीजन जो है वो सोलर पैटर्न पर रन करता है। तो आपका पुराना सिस्टम जो है ना, वो अगर सोलर सिस्टम पर नहीं होता तो वो खत्म हो गया होता। तो इसमें नक्षत्र का कॉन्सेप्ट है। तो जो खेती की बातें होती है वो अगर नक्षत्र के अनुसार नहीं करते हैं, तो आपका जब पानी, हम नहरों की पानी जाती है, पानी
जब आपको खेत से देते हैं और नहर वाले बंद करते हैं, वो अपने जूलियर सीजर जो कैलेंडर है उसके साथ करते हैं, इधर उधर कॉन्ट्रैक्टर के कारण 2 दिन पीछे आगे हो जाता है। तो अब क्या हो गया है कि हमारे दोस्त एक सुभाष दत्ता, उन्होंने बताया, पूरे बिहार में अध्ययन किया है और मौर्या जी उनके साथ में हैं, कि अभी काफी शिफ्ट हो गया है कि लार्ज पार्ट जो है वो इरिगेशन कैनाल सिस्टम से लोगों ने ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू किया। ग्राउंड वाटर की चीजें ये हो गई। एक आर्टिकल ऐसा ही नहीं पढ़ लिया जो करंट साइंस में था, जिसमें कि एक और प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जिन्होंने अभी हमारे पहले पांडे जी ने बताया कि आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम्स है, ये इसका अध्ययन ये जो पटना में जो ग्राउंड वाटर ये डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के इंजीनियर्स ने, एक ने मैंने पेपर पढ़ा था, जो देखिए मेरा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स है, मैं अपने इधर उधर की बातें बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आर्सेनिक के बारे में बहुत सारा, कई डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने मैप भी दिया है। वो मेरे पास शायद कहीं पेपर मैंने जेरोक्स करा करके, एक हमारे यहाँ जावेद कॉलीग है, तो उनको मैंने दिया था कि ये रख लो, करीब 8-10 साल पहले की बात है। तो आर्सेनिक के लिए प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोगों के पास में जितनी भी ग्राउंड कोई भी सोर्स है वाटर का, वो हमारा सोर्स नहीं है। ये समझना चाहिए कि हम जो यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे से ही केवल लिंक नहीं है। तो इसलिए जैसे क्या है ना कि हमें अपने पूर्वजों की बात समझनी चाहिए। हिस्ट्री इन्होंने कहा था, एक चीज हिस्ट्री बता करके मैं बंद करता हूँ, नहीं तो मैं बोलते रहूंगा तो बोलते रहूंगा, कि देखो क्या है कि भारत में अंग्रेजों ने जब शासन ट्रांसफर करना शुरू किया, तो ये रफली 43 के आसपास में ट्रांसफर करना मेजर वे में शुरू किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आजकल जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उस समय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो उस समय एग्जीक्यूटिव मेंबर में जो वाटर डिपार्टमेंट था वो B.R. अम्बेडकर को दिया गया। तो हम लोगों के कंसर्न के एक दो नदियों के बारे में जो उनका विचार है और उनका नोटिंग्स है, CWC ने उसके बारे में किताबें भी छापी है, पता नहीं उसमें लिखा है कि नहीं, मैंने देखा नहीं अम्बेडकर के बारे में वो वाटर के क्या विचार थे। तो 43 में वे वाटर के एक तरह से सोचिए कि कैबिनेट मिनिस्टर थे 2 साल के लिए। तो सोन कैनाल तो पुरानी थी, इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसके बारे में उनका नोटिंग है कि भाई हम सोन कैनाल को इंटीग्रेटेड रूप में सोचें, न कि सेक्टेरियन रूप में सोचें कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है और ये सेंट्रल प्रोविंसेस हैं एंड सम प्रिंसली स्टेट्स हैं। ऐसे सोचने से नहीं होगा, आपको हमको इंटीग्रेटेड वे में सोचना पड़ेगा। उधर उसी तरह से नॉर्थ की जितनी चीजें हैं, नॉर्थ बिहार की जितनी भी नदियां हैं, इनका सारा ओरिजिन जो है वो नेपाल से आती है। तो हम लोगों को ये देखना है, देखिए हम वी आर इंजीनियर, हमें ये समझने की जब कोशिश करना है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि पूरी ज्योग्राफी ऑफ नेपाल और वहाँ क्या एक्टिविटीज हो रहा है। क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर जैसे सरफेस वाटर फ्लो करता है, वैसे अंदर में ग्राउंड वाटर भी फ्लो कर रहा है, और अब जैसे जैसे यूज करते हैं वो नीचे जाता है, अप जैसे जैसे है वो अप आते जाता रहता है। तो जो कंटामिनेशन हो रहे हैं ऊपर में, उसका भी हमें देखती है। तो ये सारा जो चीज है ना, हमें जब किसी चीज को हम अध्ययन करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ विद्यार्थियों के कि देखिए विद्यार्थी जीवन में, और अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शुरू में जाते हैं, तो मन ये होता है कि वाटर के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। बुद्धि तो ये है कि आप PhD में इंजीनियर हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट जाएंगे, माइनर इरिगेशन में जाएंगे, 10 जगह पढ़ा हुआ है। और एक चीज और फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों को थोड़ा दुख लगेगा, आजकल के स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर कोई इंजीनियरिंग काम नहीं करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट का स्टेटमेंट है।
अभी जिस स्टूडेंट को पीएचडी में गाइड कर रहा हूँ वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का, सॉरी पीएचईडी का स्टूडेंट है, और वहां पर सेक्रेटरी ऑफिस में बैठा हुआ है। तो neither they are involved in design nor they are involved in construction, because construction is done by contractor। वो पुराना जमाना था कि entire job used to be done by the engineering group, they do only engineering management। तो आप लोग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वहां इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। जैसे कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट जो है आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिजाइन करता है क्या? सारे कंसल्टेंट के थ्रू होता है। तो इट इज नॉट वन डन बाय द पीएच। जबकि ये जो पुल है पीएचई पब्लिक, ये जो पुल बना हुआ है गंगा के ऊपर में, मैं इंजीनियर से मिला हूँ, उन्होंने बताया कि मैंने पियर डिजाइन किया है और मेरे कॉलीग जो थे वो डेक डिजाइन किए थे, जो 78 वगैरह में जो बना था। तो पहले डिजाइन स्टेट गवर्नमेंट करती थी, कंस्ट्रक्शन पहले स्टेट गवर्नमेंट के कैप्टिव पावर होता था, सब मटेरियल सप्लाई से लेकर के सब कुछ वो करते थे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर दूसरे को देते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा ये हो जाता। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि पूरा जो है अभी मैनेजमेंट जॉब इज देयर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इज द मेजर वर्क इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और वहां पर हमें ये देखना है कि किस तरह से, तो ये मैं आपको इम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा फ्रैगमेंटेड वाटर डिपार्टमेंट है कि पीएचईडी एक जगह हैंडल करता है, इरिगेशन इज द अदर डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन इज अदर डिपार्टमेंट। जो लेकिन कोई भी समस्या क्लोरिनेशन, ये जो वाटर क्वालिटी की बात हम करते हैं तो सारे एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं गांव से आ रहा हूँ और इंजीनियर से, रिटायर्ड इंजीनियर से ये उन्होंने बताया कि देखो हम पानी पीते हैं, उस दिन पहले बात कर रहे थे, ही वाज देयर इन सेकंड इरिगेशन कमीशन के मेंबर हैं, उसमें थे। मैं गांव से उनसे मिल के आ रहा हूँ, 81 साल के। तो उन्होंने बताया कि जो आरके सिंह थे अभी वाटर से रिलेटेड, आई थिंक ही वाज ए मिनिस्टर, जो आरके सिंह थे सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि सोन कैनाल को लाइनिंग किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं उसका जो फील्ड इंजीनियर है, बिकॉज ही हैज वर्क फॉर लॉन्ग टाइम इन द फील्ड in this area also, he was there in Sornekha project और कोसी प्रोजेक्ट another। तो उन्होंने जो बताया कि जो ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं वो रिवर वाटर का भी, ये कैनाल वाटर जो सीपेज के थ्रू जाता है इसका भी तो पार्ट है। नहीं तो इतना ज्यादा हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन खत्म हो जाए, मतलब ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर ये कैनाल नहीं रहेगी। लाइन कर दीजिए, लेकिन उसके कारण ये भी है कि ये भी समस्याएं होती है, लीकेज होते हैं, तो उसके ये समस्या है। तो वहाँ मैनेजमेंट देखना है कि इंटीग्रेटेड सोचना है कि क्या करना है। तो जब हम विद्यार्थी के रूप में और कहीं भी अपने जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें अप्रोच रखना है कि किस तरह से हमें किसी समस्या को इंटीग्रेटेड रूप में सोचें। क्योंकि देखो ये छोटी सी समस्या नहीं है, इस पर बहुत बड़ी समस्या है कि हम साबुन यूज करते हैं और वो साबुन घर घर में यूज होता है। गांव में आजकल कोई भी आदमी देखो मिट्टी से हाथ नहीं धोते हैं, और वो जो चापाकल यूज करे, कोई भी वाटर यूज करे, वो सारा पानी जो जाता है वो जाता है आपको खेत में, और फिर वही पानी नीचे परकोलेट करके जाते हैं। ये सारे केमिकल्स जो है ना वो अगेन ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गए।
और ये हर एक जगह समस्या। और लोगों ने जैसे कि कुछ चीजें जब मतलब उन्होंने देखा है न, जैसे कुछ चीजें जो होती है वो पढ़ने लिखने वाले से ज्यादा जो है ना, वो जो फील्ड वाले लोग हैं, आप किताब में कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अनुभव है कि जब फर्टिलाइजर आया तो उसके बाद में खेतों की मछलियां, जो खेत में पहले मछली हुआ करती थी और छा जाती थी मछलियां, अब कहीं खेत में मछली नहीं होती है। ये है, ये हमारे मतलब कि मेरा होश जो है वो 78 77 के बाद आ गया है, 71 बॉर्न हूँ, तो उसके बाद की उसी समय ये हमारे बिहार में ग्रीन रिवॉल्यूशंस की बातें थोड़ी कम आई। तो अब हम फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते, अगर नहीं यूज करोगे तो स्टार्व कर जाओगे, मर जाओगे। और यूज करेंगे तो हमें किस तरह से किसी चीज को सोचना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं क्लोरीनेशन वाली बात पर एंड करता हूँ कि एक तरफ में हम वहाँ ज्यादा क्लोरीनेशन करते हैं, उसके कुप्रभाव हैं कि अगर उसका अध्ययन किया है कि 3% क्लोरीने 3 ppm करेंगे तो और बीच में आपको बहुत जगह पाइप लेते हैं, तो अब और डेड एंड में मान लीजिए कि आपको कम होगा तो वहां वाटर का ये डिजीज बढ़ेंगे। तब हम किस तरह से डिसीजन लें, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा ज्ञान की जरूरत होती है। ये एक समस्या ये है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उस चीज को हम कहीं जाते हैं तो वहां की चीजों को समझें कि कैसे ये यहाँ का सिस्टम कैसे रन कर रहा है। वो एक हमारे पास लैकिंग होता है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में क्या है, तो वहां हमारा फेलियर होता है। तो हमको फेलियर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा कहाँ कहाँ पास्ट में फेलियर हुआ है, उसको करेक्ट करते हैं। तो इसके साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मौर्य जी को कि हमें इनवाइट यहाँ बैठा दिया। और ये मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं पूरा मैथमेटिशियन हूँ, ठीक है। मैं फाइनाइट एलिमेंट में काम करता हूँ। आप कहेंगे तो मैं सैटेलाइट और एरो डिपार्टमेंट के बारे में बहुत बात कर सकता हूँ, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है। और अर्थक्वेक के बारे में बात कर सकता हूँ, ये सब में मेरा एरिया है। वाटर रिसोर्सेज में, लेकिन वाटर रिसोर्सेज चूंकि क्या है ना कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मेरे पिताजी खेती करते थे, तो खेती के सब जगह वाटर की जरूरत है। और ये सारी चीजें मैं यही बता रहा हूँ, बस ये मेरा इम्फेसिस है कि इंटीग्रेटेड है, इट्स नॉट सेपरेटेड, ये है। और वाटर समस्या को हमें देखना है कि कैसे करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। काफ़ी शुरुआत में लग रहा था कि हम लोग अलग जा रहे हैं, लेकिन एक समग्र समझ आपने बनाने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रारंभिक सत्र के अंतिम चरण में हैं और इसके बाद पहले तकनीकी सत्र में प्रवेश करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग निखिल सर का कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। हम आभारी हैं मुख्य अभियंता अनुश्रवण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग रामचंद्र पांडे जी के कि उन्होंने अपना समय दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण विचार रखे। हम आभारी हैं रमाशंकर जी के जो CGM बुडको हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस पूरे डिस्कशन में। हम आभारी हैं HOD सिविल इंजीनियरिंग विभाग की प्राध्यापक जो हैं सुनीता कुमारी जी, उनके PK जैन सर के आभारी हैं जो निदेशक हैं, और मौर्य सर के नेतृत्व में तो पूरा आयोजन हो रहा है, तो उनके तो कृतज्ञ हैं इस पूरे आयोजन के लिए। अब हम लोग अगले सत्र की ओर प्रवेश करेंगे। मैं इससे अनुरोध करूंगा कि सर सामने वाली सीट पे आए और अगला तकनीकी सत्र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मौर्य सर आप कंटिन्यू करिए। करने जा रहे हैं ये सत्र मुख्य रूप से क्लोरीनेशन के स्टैंडर्ड्स, उसकी चुनौतियां और फील्ड लेवल एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। और इस तकनीकी सत्र में आपको काफ़ी 3 महत्वपूर्ण स्पीकर्स हैं
दो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और एक सत्यजीत घोष वाटर एड इंडिया के रिसर्च का काम देखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सत्यजीत प्लीज आए। दूसरे स्पीकर हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए दिनेश्वर प्रसाद सिंह डीपी सिंह जी। और तीसरे हैं रविचंद्रन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पेलेंटाइन वाटर सॉल्यूशंस के, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस सत्र को देखेंगे। तो इस सत्र की शुरुआत करने के पहले मैं स्वागत करता हूं एक बार डीपी सिंह सर को। सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है और बिहार में आज बड़ी योजनाएं दिख रही हैं, खासकर विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना है, उस वो सर का आर्किटेक्ट था। सर ने उसको विजुलाइज किया, उसको रोल आउट किया, तो सर को भी सुनेंगे और करेंगे। इस सत्र में क्लोरिनेशन के स्टैंडर्ड, चैलेंजेस और फील्ड लेवल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सा बातें जो है जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो सीनियर सर्स है जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने तो फील्ड लेवल एक्सपीरियंस बोला है। मेरा जो वक्तव्य रहेगा वो खासकर स्टूडेंट के लिए रहेगा, जो लोग स्टूडेंट बैठे हुए जो आगे काम करेंगे। और इसका मेन जो इम्फेसिस होगा या जो मेन थ्रस्ट है वो है कि जो क्लोरिनेशन के जो चैलेंजेस है, थियोरेटिकल चैलेंज है, प्रैक्टिकल चैलेंज ऑल ओवर द इंडिया, ये मैं बिहार से सीमित करके नहीं बोल रहा हूँ, जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हैं कि जो चैलेंजेस है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। कोई ये स्लाइड जो है खासकर स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी, तो इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने किया नहीं है। तो ये अगर आप देखिएगा कि इसमें जो मेजर चैलेंज है, इसमें जो मेजर जो आप देखिएगा कि जो ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन ही कंप्लीट प्यूरिफिकेशन को देता है। अगर हम लोग बात करें कि डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द प्यूरिफिकेशन। इसका सबसे मेजर जो चैलेंज मैं यहाँ पे रखता हूँ वो ये है कि जब हम लोग किसी भी डिसइंफेक्शन प्रोसेस को हम लोग ले जाते हैं, खासकर क्लोरिनेशन में, जिसमें हमारा ये उद्देश्य रहता है किसी माइक्रोब्स, किसी तरह का माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, तो हम लोग 3 जगह को देखते हैं, कलेक्शन, स्टोरेज और कंजम्पशन। लेकिन खासकर खाली किसी भी पानी में कभी भी माइक्रोब्स नहीं रहता है, उसके साथ कुछ और इम्प्योरिटीज आते हैं। और जब हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं तो क्या होता है उस समय कि क्लोरीन तो गिरता है, लेकिन खासकर जब हमारा अजम्पशन ये रहता है, जब हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ माइक्रोब्स है और दूसरे सारे जो कॉन्टेमिनेशन जब गिरना शुरू होते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरी तरीके से क्लोरीन को ख़त्म करना शुरू करता है। तो हमारा जो रेजिडुअल क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन बचता है, वो काफ़ी हद तक ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो काम है, जो अगर हम लोग किसी चीज़ के ऊपर ही क्लोरिनेशन में जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काम रहता है, सबसे पहला काम वो है सैनिटरी सर्वे को करना। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हर एक सोर्स के लिए क्लोरिनेशन को करें, अगर वो रिस्क प्रोन है या कॉन्टेमिनेटेड है उसका करना जरूरी है। तो जो मेन जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो 4 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, वो करके अगर पानी को हम लोग लाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसको हम लोग कभी भी चेक नहीं करते हैं, जो क्लोरिनेशन को इफेक्ट करती है, वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अ पीएच। आप अगर खासकर अगर मैं इसमें जाऊं, खासकर मैं 3rd में स्किप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे इस जगह पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक क्लोरीन गैस को हम लोग ऐड करते हैं H2O के साथ, तो हमें जो है ये हाइपोक्लोरस एसिड निकलता है। और ये H+ और OCl आयंस, बेसिकली मैं स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों कंपाउंड जो है ये pH को अप डाउन कर देगा। आप समझ जाइए कि अगर ये pH अगर आपका बढ़ता है तो ये जाके आपको पूरा पानी को एसिडिक कर देगा। तो खासकर जब भी क्लोरीन का एडिशन होती है तो pH एक ऐसा फैक्टर है जो क्लोरिनेशन की एफिशिएंसी को बताती है। अगर क्लोरिनेशन किसी तरह से भी गड़बड़ हुआ तो pH अल्कलाइन या तो एसिडिक, मोस्टली द एसिडिक, वो होने का बहुत चांसेस रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सॉरी,
तो ये मैं यहाँ पे चैलेंज जो लिखा हूँ वो ये है कि आपको एसिडिफिकेशन एंड डिक्रीज इन द पीएच, ये बहुत ज़रूरी है। और ये 3 फॉर्म में सर ऑलरेडी बता चुके हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस फॉर्म जो होता है क्लोरीन का वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो मैं एक और स्लाइड में आप लोग को बताऊंगा। तो एक इंडिकेटर जो चैलेंज पहला है पीएच का। सेकेंड चैलेंज जो है, जो पानी जो हम लोग सैनिटरी सर्वे से ले रहे हैं वो पानी किस तरह का है, क्या हम लोग पहले प्यूरिफाई कर चुके हैं कि नहीं। आइडियल पानी जो रहता है, जो आइडियल पानी क्लोरीनेशन के लिए कहा जाता है एज पर द WHO 1993 का स्टैंडर्ड में, वो 7.5 और 7 के लिए कहा जाता है, या तो आप 5 जो है 5 और 8.5 के बीच में कहा जाता है। ये WHO का मानक 1993 का डॉक्यूमेंट में कह रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो कुछ कॉन्सेप्ट सर ने बोल दिया है, डोजिंग, टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, कॉन्टैक्ट टाइम, फैक्टर्स, ये सारे चीज़ें बहुत डिस्कशन हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज के बारे में बोल रहा हूँ। पहला चैलेंज मैं पानी को लेकर बोल चुका हूँ, कौन सा पानी होना चाहिए सैनिटरी सर्वे। सेकेंड मैंने पीएच के बारे में बोला, सेकेंड चैलेंज। और अगर हम लोग आगे चले, तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम लोग बात कर रहे हैं, और जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया है, फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ये सारे चैलेंज हैं। मैं कहूँगा ये थ्योरेटिकल चैलेंज भी है और प्रैक्टिकल चैलेंज भी है। वो क्या है कि अगर हमारे पास सैनिटरी रिस्क है, और ये टर्बिडिटी भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हाई टर्बिड वाटर में आप क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन की एफिशिएंसी पूरी तरीके से घट जाएगी। और रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, नॉट ए कंबाइंड रेजिडुअल क्लोरीन, उसका बहुत ज़्यादा आपको कुछ बचेगा नहीं। हार्डनेस बहुत बड़ा एक मैटर करता है क्लोरीन में, वो भी आप लोगों को पता है शायद कि हार्डनेस किस तरह से अगर होता है, अगर क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये कहीं कहीं जाके जो होता है चोक कर देता है पाइप वाटर सप्लाई को, क्योंकि उसमें सॉल्ट का एडिशनल का फॉर्म होता है। दूसरा जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि मान लीजिए कि आपने क्लोरीन ऐड किया और क्लोरीन जो है इस तरह से एडिशन हुआ, मान लीजिए कि आप 2 ppm क्लोरीन ही ऐड कर रहे हैं 1 लीटर वाटर में, लेकिन 2 ppm क्लोरीन का जो है स्ट्रेंथ है उसको कोई पूरी तरीके से खा के चला जा रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लोरीन आपको बढ़ाना पड़ेगा 2 ppm से पहले ऊपर। तो उसके लिए वाटर क्वालिटी का बहुत थॉरो जांच करना बहुत जरूरी है। एक और फैक्टर जो इफेक्ट करता है, जो हम लोग देखते नहीं है, मैं एक आपको लास्ट जो है एक और आप लोग मैं हैंड आउट दूंगा, वो फैक्टर है टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो है, हाई टेम्परेचर अगर रहता है, या आप अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन टेम्परेचर एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है क्लोरीन का। आपका टेम्परेचर अगर ठीक, ये अगर पीएच और टेम्परेचर, ये दोनों अगर फैक्टर अगर काम नहीं करेगा, अगर ठीक नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो आप 1000 क्लोरीन ऐड कीजिए, वो काम नहीं करेगा। वो मैं आपको लास्ट आपको मैं एक हैंड आउट दूंगा, उसमें वो रिसर्च जितने भी किए हुए हैं वो उस फैक्टर को बताते हैं। सीटी टाइम 30 मिनट जो है ये आइडियल है, ये रिसर्च्ड है, WHO का गाइडलाइन में है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो 30 मिनट्स टाइम में ख़त्म भी नहीं होते। जैसे आप अगर क्रिस्पोपोडियम का बात कीजिएगा तो उसको ख़त्म होने में कम से कम, मैं दिखाऊंगा आपको टाइम, वो बहुत काफ़ी लंबा समय लेता है ख़त्म होने के लिए। तो 30 मिनट्स एक आइडियल टाइम है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स है जिसका लिस्ट मेरे पास है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा, वो 30 मिनट्स में नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये कुछ जो मैंने यहाँ पर आउटलाइन किए हैं, ये सारे फैक्टर्स है, वो कंसिडर किए जाने चाहिए ये सारे स्टेप्स में, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया है। ये कुछ जो है स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया था कि क्या डोजिंग होती है, जैसे क्लोरीन डिमांड प्लस रेजिडुअल क्लोरीन का जो होता है क्लोरीन डोज बनता है, क्लोरीन रेजिडुअल फ्री क्लोरीन का क्या होता है, आफ्टर क्या होता है डिसइंफेक्शन, ये सारा चीज़ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन जो है ये एक बैच प्रोसेस है। ये शायद बहुत जगह डिस्प्यूटेड है, कोई लोग कहते हैं ये फ्लो प्रोसेस है, लेकिन ये बैच प्रोसेस है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप क्लोरीन ऐड करते हैं, मान लीजिए मैं Cl2 को ही ऐड करता हूँ, H2O से रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। हाइपोक्लोरिक एसिड 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और जाके फिर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है जो आयंस है। तो ये कंप्लीट सीटी जब हम लोग 30 टाइम्स देते हैं तो ये बैच प्रोसेस है। तो वाटर सप्लाई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं कुछ ग्लोबली वाटर सप्लाई में,
वो वाटर कॉन्टिन्यूस चलता है, इंटरमीडिएट नहीं रहता है। तो इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई का बहुत जरूरी है। जो सर ने शायद पहले ही बोला था कि वो टैंक में हम लोग जब डालते हैं तो टैंक में सेटल होता है रात भर, उसके बाद जाके हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या चैलेंजेस है। देखिए ये कॉन्टैक्ट टाइम जो है, इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं सीटी को, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन और टाइम, जो कॉन्टैक्ट टाइम जो है, टाइम टू रिएक्ट विद द बैक्टीरिया। तो ये पीपीएम में होता है और मिनट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और 30 मिनट्स जो मैंने बताया था ड्यूरेशन ऑफ पैथोजन, अगर ये नहीं मिलता है तो ये फिर मेजर चैलेंज है। एक और फैक्टर है जिसको हम लोग लगते हैं, वो है सफिशिएंट डोजिंग का। केमिकल रिएक्शंस होगा जब आप डालिएगा, और बैक्टीरिया को एक्सपोज होना है पूरा क्लोरीन से। हमने डाला और बैक्टीरिया ही एक्सपोज नहीं हो पा रहा है तो डोजिंग सफिशिएंट नहीं होगी। वो डोजिंग बहुत सफिशिएंट होनी चाहिए, और उसके लिए आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कितना है, टाइम कितना आप दे रहे हैं बैच प्रोसेस में, और किस तरह का बैक्टीरिया है या सॉरी किस तरह का माइक्रोब्स है, ये तीनों फैक्टर काम करेगा। और उसके ऊपर 2 फैक्टर और काम करेंगे, वो है पीएच और आपके टेम्परेचर, और प्लस टर्बिडिटी जो अदर फैक्टर्स है। ये इतने वेरिएबल्स काम करने के बाद आप बोल सकेंगे सफिशिएंट डोजिंग होगा, जो बहुत जगह मिस कर जाता है। ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मैंने रखा है, ये एक कर्व है, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा कि जब आप लोग एक टाइम आता है जब आप लोग क्लोरीन ऐड करते हैं, और क्लोरीन ऐड करने के बाद क्या होता है कि क्लोरीन का कंजम्पशन हो जाता है और फिर क्लोरीन की जरूरत नहीं होती है, सारे माइक्रोब मर गए हैं। अब क्लोरीन बच के आपका वहां पे रह गया है, वो रेजिडुअल क्लोरीन है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 माइक्रोब्स है, एग्जाम्पल आपने 2 ppm डाला है, 2 ppm डालने के बाद 100 माइक्रोब्स 1 ppm में खत्म हो गए हैं, कोई माइक्रोब्स नहीं बचा है, तो 1 ppm जो रेजिडुअल क्लोरीन का कर्व को डालिएगा तो दैट इज ए ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। वो एक क्लोरीनेशन का कर्व हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है कि किस तरह से ये डोजिंग को प्रिपेयर किया जाता है। 1 ppm 2 ppm और 3 ppm करके हम लोग डोजिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो मेन जो फैक्टर है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है पीएच का। पीएच अगर अप डाउन हुआ तो फिर आपका ये सारा चीज बिगड़ना शुरू होगा। पीएच ऑफ द वाटर 7.5 लेके इसको बनाना पड़ता है, पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखिए ये फॉर्म ऑफ क्लोरीन है, ये सारे स्टडी से हम लोगों ने निकाला है। आप देख सकते हैं कि ये जो मास है क्लोरीन का, ये कंप्लीट, ये इफेक्टिवनेस दिखाता है। जो मैंने वहां पे आपको सफिशिएंट डोजिंग की बात कही थी, वो बेसिकली क्या है ना, कितने परसेंटेज ऑफ एक्टिव क्लोरीन बाई मास है। मैं बोलूंगा इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में, कितना वजन है, कितना मास है, मतलब कितना वजन है क्लोरीन। क्लोरीन खाली अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, और बाकी सब कंपाउंड के साथ, ये पूरा कंपाउंड फॉर्म में है, बाकी सब चीजों के साथ भी एग्जिस्ट कर रही है। सबसे इफेक्टिव है क्लोरीन गैस का जो 100% है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का 16 to 70% है। और जब हम लोग पीपीएम में ऐड करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि किस तरह का माइक्रोब को मारने के लिए वो कितना इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरह का है, हाउस होल्ड ब्लीच है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीनेटेड लाइम है, और ये सारा चीज़ है। लेकिन क्लोरीन गैस जो मैक्सिमम प्लांट में यूज होता है, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ये सारे स्टडीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। और सर ने तो बताया ही है कि ये सॉलिड और ग्रैनुल्स में अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन टैबलेट्स है वो सब अवेलेबल होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में, जहाँ जहाँ भी मैंने यहाँ सॉलिड की बातें की है इस फॉर्म में। इसको मैं कोशिश किया था बनाने के लिए, लेकिन ये मैं हैंडआउट में दे दूंगा कि पाइप वाटर सप्लाई में क्या क्या चीज़ें चेक करने का जरूरत है। वो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि बहुत सही डिस्कशंस हो गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ चलने के लिए, ये चारों पॉइंट, अगर ये चारों पॉइंट आपके साथ है तो क्लोरीन का इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होता है किसी भी में, वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन होता है। क्लोरीन का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, मिलता है, और लोग क्लोरीन को अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। वो कितना लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, अगर खासकर अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मिस कर जाए तो कम से कम लोकल पंचायत आए उस क्लोरीनेशन को कम से कम कर दे। सारा चीज़ हम लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे नहीं डालें, ये सारा। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन पंचायत बहुत जरूरी है। ये थोड़ा, ये भी फैक्टर्स है कुछ, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, ये सारे कवर हो चुके हैं। ये क्लोरीनेटर का है। क्लोरीन अगर आपका अवेलेबल नहीं होता है तो सबसे बड़ा जो चीज़ है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग NaCl का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं।
उससे भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइट बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस करके लोकल लेवल में क्लोरीन बना सकते हैं। ये थोड़ा बहुत जो है माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी हो गया है, मैं बहुत कम समय में इसे बचा पाया। लेकिन एक जो है, जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों के बीच में कि पानी में बिना क्लोरीन डालने से भी ठीक है, हम लोग तो पी रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस मिथ को दूर करना पड़ेगा। टेस्ट और ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम है। पानी जब लोग पीते हैं तो बोलते हैं बहुत गंदा पानी आ रहा, हम लोग पीना नहीं चाहिए। केरला में शायद लास्ट फ्लड में ये प्रॉब्लम आया था, वो लोग क्लोरीन का जो अब वहाँ पे जाके सब दे रहे थे तो वो लोग पी नहीं रहे थे, क्योंकि उनका जो हैबिट है केरला में, अगर आप जाइएगा, वो पानी बॉईल करके पीने का हैबिट है, तो वो क्लोरीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्लोरीन का जो ये बाई प्रोडक्ट है, कभी कभी जो सर बोल रहे थे कि हेल्थ को इफेक्ट करता है, लेकिन जो WHO का डॉक्यूमेंट है जो 1995 में 1993 में पब्लिश हुआ है, उसका पेज 93 पढ़िएगा, तो वो बोलते हैं कि ऐसा बाई प्रोडक्ट का बहुत मिनिमल इफेक्ट है आपका हेल्थ में। ये एक साइटेशन मैंने दिया है। कुछ क्लोरीन जो है वो पैथोजेंस रेजिस्टेंस है, जो मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सा क्लोरीन है। और लोकल लेवल में क्लोरीन अगर नहीं मिलता, जो मैंने बोला था, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके NaCl का इसको बना सकते हैं। एक और मैं लास्ट बना के इसको मैं ख़त्म करूँगा, वो ये है कि आप लोग देख सकते हैं, ये अगर हम लोग इसको लेते हैं, ये बेसिकली एक रिसर्च है। ये आप देख सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जब हमारा मिलीग्राम 1 ppm है, तो आप अगर 60 मिनट तक इसको एक्सपोजर में रखते हैं, 60 मिनट तक, तब जाके 60 का CT फैक्टर है, और 99% जो है ये इनएक्टिवेट करेगा इस बैक्टीरिया को, सॉरी इस पैथोजन को। आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका पूरी तरीके से, ये रिसर्च है, आप लोग देखिए, ये सब सारा साइटेशंस है इस साइड में कि कौन कौन सा साइटेशन है। ऐसा मिथ जो है रिसर्च में ये पाया गया है कि 30 मिनट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वो अप्लाई होता है, बट सबके लिए अप्लाई नहीं होती है। मैं लास्ट एक दिखाकर क्लोज करूंगा, वो है आपका जो पाया जाता है इंडिया में खासकर, वो है आपका जियार्डिया, और आपका लास्ट जो है वो ये क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है, इसका आप देख सकते हैं कि आप CT टाइम देखकर एक्सपोजर देने के बाद 99 देख रहे हैं, इसका टाइम देख रहे हैं कितना ये ले रहा है, कितना हाई टाइम ले रहा है। तो ये मिथ जो है कि हमें, मिथ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो है 30 मिनट्स का जो कंडीशन है, ये शायद कुछ कंटेक्स्ट में अप्लाई करेगा जब pH, टर्बिडिटी, टेम्परेचर हमारा क्लोरीन का अप्लाई होगा और हम लोग उसको चेक कर पाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो सर बता रहे थे कि हम लोग चेक कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पे इसको क्लोरीन को हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे pH को नाप सकते हैं, कैसे टेम्परेचर को नाप सकते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से आगे के दिन में और काम होगा, और वाटरएड भी काम करेगी, जहाँ पे हम लोग डिजिटली बोल सकते हैं, जहाँ पे डिजिटली और खासकर जो डीप लर्निंग मेथड जो भी चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।